तो पृथ्वी दिवस की अगर बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा सब 22 अप्रैल। यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा सबका 22 अप्रैल को, यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं कि जैव विविधता, यानी आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि जैव विविधता, यानी कि जैव विविधता दिवस, यानी अब अपन बात करें दोस्तों कौन से दिवस की? तो जैव विविधता दिवस। तो ये कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता सबका 22 मई को, यानी कि जैव विविधता दिवस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये 22 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करें दोस्तों कि सबका विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा सबका 5 जून को, यानी पर्यावरण दिवस जो दोस्तों ये कब मनाया जाएगा? 5 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, फिर अपन ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम और राजस्थान का, देखो भारत का तो प्रथम हो गया, कहां पर हो गया? तारापुर महाराष्ट्र। लेकिन आपसे राजस्थान का प्रथम पूछा जाए तो वो कौन सी जगह? रावतभाटा। राजस्थान का प्रथम जो है प्यारे विद्यार्थी रावतभाटा। मैं लिख रहा हूं यहां पर भारत का दूसरा, भारत के हिसाब से कौन सा? भारत का दूसरा व राजस्थान का जो है प्यारे विद्यार्थियों, भारत का दूसरा, राजस्थान का प्रथम। भारत का दूसरा है, राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है प्यारे विद्यार्थी ये कौन सी जगह है? तो ये रावत भाटा में है। और रावत भाटा कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं। किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। यहां पर सहयोग किसका लिया? तो कनाडा के सहयोग से जो है प्यारे वर्गीकरण, यानी वैज्ञानिक वर्गीकरण की अगर अपन बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान में 5 तरह की मिट्टी पाई जाती है। वो 5 कौन कौन से? यानी कि यहाँ पर ये जो है इस ये वाला भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? तो ये कहलाएगा सबका एरिडोसोल्स। ठीक है, यानी कि ये वाला भाग क्या कहलाया? एरिडोसोल्स। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये, यानी कि बीच वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा दोस्तों? तो ये कहलाएगा एंटीसोल्स। ठीक दोस्तों, और ये वाला जो भाग है यानी कि ये क्या कहलाएगा दोस्तों? तो इसको कहेंगे सब इन सेप्टिसोल्स। बनास। राज्य की सबसे लंबी नदी तो कौन सी? चंबल। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। क्वेश्चन त्रिवेणी संगम से भी हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों की, त्रिवेणी संगम। ये त्रिवेणी संगम की अगर अपन बात करें, त्रिवेणी संगम में तो देखो एक तो आपका संगम है बेणेश्वर। बेणेश्वर वाला जो संगम है ये नदी तो कौन सी आ जाएगी? माही। ये नदी कौन सी आ जाएगी साथियों? सोम। ये नदी ये नदी कौन सी आ जाएगी? जाखम। और ये नदी कौन सी आ जाएगी? तो इसका नाम आ जाएगा सोम। और ये संगम स्थल जो है ना साथियों, संगम, भाई ये माही नदी इधर से बहकर आ रही है साथियों। ये संगम जो हुआ, ये संगम आपका कौन सा हुआ? ये है साथियों का बेणेश्वर। बेणेश्वर धाम की अपन बात कर रहे हैं। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? तो ये आपके डूंगरपुर में। अभी कल परसों ही मैंने आपको ऐप के अंदर पढ़ाया। नदी पर बांध कितने बने? 3 बांध। 3 बांध कौन कौन से बने? तो एक बांध तो बना माही बजाज सागर, दूसरा बांध बना कागदी पिक्कप बांध, और तीसरा बांध बना साथियों कडाना बांध। यानी ये जो बांध है इस बांध का नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया कडाना। कडाना बांध। ये कडाना बांध है। और कडाना बांध जो है ये आपके कौन से राज्य में? तो कडाना बांध हो जाएगा साथियों गुजरात में। कडाना बांध कौन से राज्य में? गुजरात। ये जो बांध है इस बांध का नाम है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर। बजाज सागर। माही बजाज सागर जो है ये आपके कौन से जिले में है? तो माही बजाज सागर बांध हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा आएगा। विशेषता देखेंगे। ये जो बांध है इसका नाम हो जाएगा कागदी, कागदी पिकअप बांध। पिकअप बांध, अप बांध, कागदी पिकअप बांध। और ये कागदी पिकअप बांध जो है ये भी आपके राजस्थान के कौन से जिले में? तो ये हो जाएगा साथियों आपके बांसवाड़ा। देखो इस प्रकार से ये बड़े जो लिखते हैं ना तो फिर ये स्लाइड में सेट नहीं हो पाते। अब इनको अपन को अलग अलग समझाना पड़ेगा।
देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, माई परियोजना किन किन राज्यों की परियोजना, तो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। गुजरात की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत, 55%। राजस्थान की कितने प्रतिशत, 45%। बांध कितने बनाए गए इस परियोजना के तहत, बांध बनाए साथियों तीन बांध कौन कौन से, माई बजार सागर, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। यहाँ पर अगर आपसे प्रमुख फसल पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा गेहूं। गेहूं के अलावा एक और फसल हो जाएगी जौ के अलावा आपका सरसों, गेहूं, जौ, सरसों, चना के अलावा आपका मटर। विद्यार्थियों उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कृषि संबंधी अनुसंधान केंद्र में एक प्रमुख केंद्र है साथियों, कौन सा, सेवर। और ये सेवर नामक स्थान कहाँ पर है, तो ये आपके भरतपुर में है। यहाँ पर किसका अनुसंधान केंद्र है, तो सरसों का अनुसंधान केंद्र, सेवर भरतपुर सरसों का अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर ये आपका जिला, वो भारत में सर्वाधिक भैंस कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो भारत में सर्वाधिक भैंस है आपका उत्तर प्रदेश। यानी कि भारत में जो है सबसे अधिक भैंस कौन से राज्य में दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश। और फिर उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नंबर 2 पे हो जाएंगे आपका राजस्थान। यानी कि भारत में जो सबसे अधिक भैंस हैं वो उत्तर प्रदेश के बाद में कहां पर है, राजस्थान। तो ये भी आप याद रखें कि भैंस पद में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो भैंस पद में राजस्थान का दूसरा स्थान। तो फिर प्रथम स्थान किस राज्य का हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और फिर विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहां पर है, तो विश्व में सर्वाधिक भैंसें भारत में स्थित है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक, यानी कि राजस्थान, तो राजस्थान में जो सबसे अधिक भैंस जो है दोस्तों, तो वो है आपको जयपुर अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंस है दोस्तों वो कौन से जिले की अपन बात करें, तो राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में, और जयपुर के बाद में हो जाएगी सब कौन से जिले में, तो वो हो जाएगा सबका अलवर। अपने राजस्थान में सबसे अधिक भैंस जो है वो कहां पर है, सबका जयपुर में, और जयपुर के बाद कहां पर है, अलवर। जबकि न्यूनतम, यानी आपसे यहां पर यह भी पूछा जाए दोस्तों कि अपने राजस्थान पे न्यूनतम भैंस कौन से जिले में, तो राज्य में सबसे कम भैंस वाला जिला जो है उस जिले का नाम है आपका जैसलमेर। ठीक है, साड़ी का पल्लू फाड़े रे, यानी कि काना कुत्ता जो है दोस्तों वो पी के साड़ी का क्या कर दिया, पल्लू फाड़ दिया। यानी काने कुत्ते ने पी पुआ के साड़ी का क्या कर दिया दोस्तों, का पल्लू फाड़ दिया। अब देखो कोई भी महिला मार्केट में गई, वहां पे एक कुत्ता जो काने कुत्तो फैली, एक लाइट कम साफ हेडलाइट फैली नहीं चल रही, और फिर ऊपर छांटो पानी भी ले रखो, और वो कुत्तो कोई महिला को साड़ी को पल्लू फाड़ देवे, तो महिला क्रोधित होगी या और आनंदित होगी, नहीं और फाड़ दे बेटा, और फाड़ दे। क्रोधित होगी, क्रोधित होने का मतलब क्या होगा, गुस्सा, गुस्सा होने का मतलब क्या होगा, खारी होगी सब। तो अब इसमें जो राजस्थान पे जो भी खारे पानी की झील है वो इनमें आ जाएगी। काका मतलब क्या दोस्तों, तो काका मतलब होता है आपका कावोद। ठीक है, यानी कि काका मतलब कहाँ क्या होगा, कावोद। और कावोद झील कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो कावोद झील अपने जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद नाका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो नाका मतलब होगा साहब का नावा। और कूका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो कूका मतलब होगा साहब का कूचामन। ठीक है, फिर उसके बाद में ताका जो मतलब होगा दोस्तों, ताका मतलब क्या होगा कि ताल छापर। ठीक है, और पी का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका मतलब होगा साहब का पीथम पूरी, पीथम पूरी। और के का मतलब क्या होगा, तो के का मतलब होगा साहब के छोर। ठीक है, केचोर जी, पीतमपुरी जी। साका जो मतलब होगा दोस्तों, साका मतलब क्या होगा, तो साका मतलब होगा साहब का सांबर। और डी जो लिखा, इस डी का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका मतलब होगा साहब का डी डेवाना। ठीक है ना, और ये जो है ना ये क्या होगा, साइलेंट होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। और ये पी जो लिखा, इसका मतलब होगा साहब का पंचपदरा। ठीक है दोस्तों, और ये जो लिखा इसका मतलब होगा साहब का लूण करण सर, लूण करण सर। ठीक है दोस्तों, और ये जो अपने लिखा फा, इसका मतलब होगा साहब का फैलोदी। और रे का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा रेवासा। और डे जो लिखा इसका मतलब होगा साहब का डे गाना, यानी कि काना कुत्ता पी के साड़ी का पल्लू फाड़े रे। इससे आप इस लाइन के माध्यम से याद कर सकते। अब देखो इसके जिले देख लेते हैं कि कौन से किस जिले में। तो देखो नावा और कुचामन जो है दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है, नागौर में स्थित है।
पीतमपुरी और केचौर ये दोनों कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये अपने सीकर में स्थित है। ताल छापर की बात करें तो ताल छापर कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये चूरू में स्थित है। डीडवाना डेगाना दोनों की बात करें दोस्तों तो ये अपने कौन से जिले में स्थित है? तो ये अपने नागौर में स्थित है। ठीक है। रेवासा झील की बात करें दोस्तों तो रेवासा झील कहां पर स्थित है? तो ये अपने सीकर में स्थित है, यानी रेवासा झील सीकर में स्थित है। पंचपदरा की बात करें दोस्तों तो पंचपदरा कहां पर स्थित है? तो पंचपदरा बाड़मेर में स्थित है। लूणकरणसर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो लूणकरणसर जो है ये अपने बीकानेर में स्थित है। और फलोदी कहां पर दोस्तों? तो फलोदी झील जो है ये अपने कौन से जिले में आ जाएगी दोस्तों? तो ये जोधपुर में स्थित है। अब रह गया अपने कौन सा पॉइंट रह गया साहब? सांबर। तो सांबर झील कहां पर दोस्तों? तो अजमेर में, नागौर में और जयपुर। अनाज। अब आप सोच रहे हो कि अनाज कौन सा जिला आ गया भाई? तो अनाज में भी अलग अलग दोस्तों, अनाज में तो है, लेकिन एक का मतलब क्या हो रहा दोस्तों? तो एक का मतलब हो रहा साहब का अजमेर। ठीक है। ना का मतलब क्या हो रहा दोस्तों? तो ना का मतलब हो रहा साहब का नागौर। और जे का जो मतलब हो रहा दोस्तों, तो जे का मतलब क्या हो रहा दोस्तों? तो ये हो जाएगा साहब का जयपुर। यानी कि ये 3 जिलों में सांबर जिले का विस्तार जो दोस्तों वो कहां पर है? अजमेर, नागौर और जयपुर। ये है अपने राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलों के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें मुझे आपको लगभग 3 से 4 झील के बारे में पढ़ाना, बाकी सभी झीलों के आप नाम याद रखना कि कौन सी झील कहां पर, बस उतना सा याद रखना। और इसमें क्या होगा? काना को तप पी के साड़े का पल्लू फाड़े। बहुत ही बेसिक सी विशेषता है। अधिकांश ये आता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भिन्न है, कौन से खारे पानी की झील है या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सब। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से मैं 3-4 झीलों के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सांबर झील के बारे में। सबसे छोटे की बात करें तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में हो जाएगा। ये क्या विशेषता? तो इसकी हो जाएगी सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो आर्द्र मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की जो बात करें ना, ये अपने राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश रहेगा। अगर साथियों सर्वाधिक उप में से सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो आपका कौन सा? शुष्क। यानी कि ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो आपका कौन सा हो जाएगा? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। मूल रूप से कौन सी झील थी दोस्तों? तो मूल रूप से प्राकृतिक झील थी। वो तो इसका फिर बाद में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान इसका निर्माता माना जाता। बाकी वास्तविकता में मूल रूप से प्राकृतिक झील है, लेकिन अब ये कृत्रिम झील है। क्यों? क्योंकि वासुदेव चौहान इसका निर्माण करवाया। अब बात करते हैं कि झील में जल कहां से आता है, यानी कौन सी नदियां हैं, कि कौन सी नदियों का जल इसमें आता है। तो नदियां मुख्यतः 2 है साहब। एक नदी तो कौन सी है? जिसका नाम है साहब का मेंथा। एक नदी कौन सी है दोस्तों? उसका नाम है साहब का रूपनगढ़। और एक नदी कौन सी हो जाएगी? तो उस नदी का नाम हो जाएगा खारी। और एक हो जाएगी दोस्तों कौन सी? कि खंडेला। यानी कि इसमें 4 नदियों का जल आता सा, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। भाई सांबर झील में कौन सी नदियों का जल आता है? तो सांबर झील में मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियों का जल आता है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड आप देखना, जैसे कि यहां पर, यानी कि ये आपकी झील कौन सी होगी दोस्तों? तो ये झील होगी साहब का कौन सी झील है? कि सांबर। ठीक है। अब इस सांबर झील में कौन कौन सी नदियों का जल आ रहा? तो एक तो अपने प्रमुख नदी होगी दोस्तों, और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है साहब का मेंथा। ठीक है। मेंथा नदी जो है, इस मेंथा नदी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो मेंथा को मेंढा भी कहते हैं। ठीक। 2 नदियां यहां पर आएगी दोस्तों। एक नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी खारी। और ये नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी साहब का खंडेला। यानी कि खारी और खंडेला नदियों का जल भी इसमें आता है। ध्यान रखे, ये खारी कोई लूनी की सहायक नदी है और ये खारी कोई बनास की सहायक नदी नहीं है। ना तो ये खारी लूनी की सहायक है, ना ये खारी बनास की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, एक प्रमुख नदी यहां पर आती है और इस नदी का नाम है साहब का रूपनगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये रूपनगढ़ नदी जो है ये अजमेर की तरफ नाम, यहां लिख देता हूं मैं, बाणगंगा नदी के उपनाम। बाणगंगा नदी के अगर उपनाम की बात की जाए कि इसके उपनाम क्या क्या, तो बाणगंगा नदी का उपनाम है, एक तो प्रमुख नाम है साथियों का अर्जुन, अर्जुन की गंगा।
यानी कि बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा नदी जो है इसे किस नाम से जानते हैं साथियों, तो इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। और उपनाम क्या है, इसे कह सकते हो साथियों कौन से, ताला नदी। ये ताला नदी जो है ये भी इसी का उपनाम है। अर्जुन की गंगा कह सकते हो, ताला नदी कह सकते हो, या फिर आप इसका एक ये भी नाम है रूंड या रुंडित। रूंड या रुंडित नदी जो है ये भी किसका उपनाम हो जाएगा, तो ये भी आपके बाणगंगा नदी के उपनाम हो जाएंगे। रूंड या रुंडित नदी। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। बाणगंगा नदी पढ़ रहे हैं अपन। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है, अंत फतेहाबाद यूपी यमुना नदी पे होगा। उद्गम से अंत तक इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 240 है। प्रवास क्षेत्र वाले राज्यों की बात करें तो राजस्थान उत्तर प्रदेश है। राज्य में प्रवास क्षेत्र तो जयपुर दौसा भरतपुर की बात हो रही है। उपनाम की बात करें तो अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रूंड या रुंडित नदी के नाम से जानते हैं। और अपन अगर इसकी बात करें यानी कि आपकी नदी कौन सी, बाणगंगा, तो ध्यान दीजिएगा कि बाणगंगा नदी जो है ये कौन से अभ्यारण्य क्षेत्र में बहती है, तो यहाँ जो है साथियों के एक अभ्यारण्य क्षेत्र है। ये एक अभ्यारण्य क्षेत्र हो गया। और ये कौन सा अभ्यारण्य है, तो इस अभ्यारण्य का नाम है जमुआई रामगढ़। और एक और अभ्यारण्य है जहां पर ये बाणगंगा नदी बहती है, और ये जो अभ्यारण्य क्षेत्र है इसका नाम हो जाएगा आपका गना पक्षी विहार अभ्यारण्य। ये आपका कौन सा अभ्यारण्य, गना पक्षी विहार अभ्यारण्य। यानी कि यह नदी दो अभ्यारण्य क्षेत्र में बहती है। एक तो आपका अभ्यारण्य कौन सा हो गया कि जमुआई रामगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य प्यारे विद्यार्थियों, तो जमुआई रामगढ़ अभ्यारण्य है। और ये अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो ये जिला हो जाएगा आपका जयपुर में है। इधर जाओ तो कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गना पक्षी विहार, गना पक्षी विहार अभ्यारण्य, गना पक्षी विहार अभ्यारण्य। और जमुआई रामगढ़ अभ्यारण्य बहने वाली नदी कौन सी हो गई, बाणगंगा। ये अभ्यारण्य जो है आपके कौन से जिले में है, तो ये अभ्यारण्य हो जाएगा साथियों भरतपुर में। बाणगंगा नदी जमुआई रामगढ़ और घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में बहने वाली नदी है। दो अभ्यारण्य से होकर गुजरेगी। और क्या विशेषता, तो इस नदी पर बांध की बात कर लेते हैं। यानी कि इस नदी पर एक बांध तो यहाँ पर बना रामगढ़ बांध है। इस नदी पर जो है ना ये आपका कौन सा बांध हो गया साथियों, रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध हो गया। और रामगढ़ बांध जो है ये आपके कौन से जिले में हुआ, जयपुर में। और इधर बात करें, नहीं अगर इस तरफ बात करें तो यहाँ पर ये बांध हो जाएगा कौन सा, तो इस बांध का नाम हो जाएगा अजान बांध। ये आपका कौन सा बांध हो जाएगा, अजान बांध। और अजान बांध जो है ये आपके कौन से जिले की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा भरतपुर में। यानी अजान बांध तो भरतपुर में और रामगढ़ बांध कहाँ हो गया साथियों, जयपुर में। कौन कौन से अभ्यारण्य सेक्टर से गुजरती है, तो जमुआई रामगढ़ अभ्यारण्य और गना पक्षी विहार अभ्यारण्य से गुजरने वाली नदी पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी आपके, तो उस नदी का नाम हो जाएगा बाणगंगा। ये मैं आपको लिखवा देता हूं ना, यहां लिख लेते हैं। यह नदी जमुआई रामगढ़ व गना पक्षी विहार अभ्यारण्य से गुजरती है। यानी कि ये नदी जो प्यारे विद्यार्थियों जमुआई रामगढ़ जो है जयपुर में और गना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। इस नदी पर नंबर 1 पे लिखते हैं अपन रामगढ़ बांध। इस नदी पर रामगढ़ बांध जो है ये आपके कौन से जिले से संबंधित है, तो जयपुर में। और दूसरा बांध को लिखते हैं अपन कौन सा, तो उस बांध का नाम है अजान बांध। और अजान बांध जो है ये कौन से जिले से संबंधित है, तो ये जिला हो जाएगा आपका भरतपुर। अजान बांध आपके कौन से जिले में हो जाएगा, भरतपुर। अजान बांध की विशेषता, गना पक्षी विहार अभ्यारण्य उपज प्राप्त नहीं होगी जितनी सिंचाई से प्राप्त होने वाली, ठीक है।
चलो आगे देख लेते हैं कि फसल कौन कौन सी, अब यानी कि इस समय में अपन कौन कौन सी फसल बोते हैं तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फसल हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों एक तो आपके जवार, जवार के अलावा दूसरी फसल हो जाएगी आपके साथ का बाजरा, बाजरा के अलावा दूसरी फसल हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों का मूंगफली, मूंगफली के अलावा एक और हो जाएगी साथियों का कपास, जवार हो गई, बाजरा हो गई, मूंगफली हो गई, कपास हो गया, इसके अलावा ये हो जाएगा साथियों गन्ना, गन्ना के अलावा यहाँ पर हो जाएगा साथियों का मटर, यानी कि 5,920 किलोमीटर में से 1,000 सीमा जो है प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सी हो गई, तो ये हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। और कितने, 1,070 किलोमीटर, कौन से देश के साथ, पाकिस्तान के साथ। अपने राजस्थान के कितने जिले, तो राजस्थान के जिलों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर 4, गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में साथियों जैसलमेर, जैसलमेर के बाद यहाँ जिला कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बाड़मेर। ये राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने, तो 1,070 किलोमीटर। या राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की आपको संख्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर आप उनको बताओगे 104 जिले, सॉरी 4 जिले। फिर इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक कौन है न्यूजीलैंड को, इसे सांपों की प्रजनन स्थली, इसे सांपों की प्रजनन स्थली या संसार स्थली कहते हैं साथियों, संसार स्थली। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसे सांपों की प्रजनन स्थली या संसार स्थली के नाम से जाना जाता है। ये कौन से अभ्यारण्य जिले में है साथियों, ये ऑप्शन आ रहा 5 में, ये ऑप्शन नौरत, सुरेंद्र, राजू, मनोज, स्वाति, शेरगढ़, बारह। शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में है, तो ये 12 जिले में है। और ये खोद रीवा जो आपके अलवर में हो जाएंगे। ये आपसे किससे रिलेटेड है, ये तांबा से रिलेटेड है। अब आपसे पूछे कि सीसा जस्ता, ये भी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है साथियों, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता में आपको नाम याद रखना होगा, रामपुरा आगूचा जो आपका भीलवाड़ा का है। रामपुरा आगूचा प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा, एशिया महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ रोग अपने सीसा जस्ते के खान रामपुरा आगूचा है। उसके अलावा साहब एक और दो पे क्या होगा दोस्तों, नंबर 2 पे होगा साहब अजमेर। ठीक है, इसीलिए तो भीलवाड़ा में अब्रक सबसे अधिक मात्रा में होती है, इसलिए भीलवाड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो भीलवाड़ा का उपनाम हो जाएगा साहब का अब्रक नगरी। यानी अब्रक नगरी किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा को कहते हैं। या फिर अपन इसे ये भी कह सकते हैं दोस्तों क्या, माइका सिटी, तो माइका सिटी भी किसे कहेंगे दोस्तों, अब्रक को। यानी अब्रक नगरी या माइका सिटी जो है वो किसे कहेंगे अपन दोस्तों, भीलवाड़ा को कहते हैं सब। यानी अब्रक नगरी या माइका सिटी जो भीलवाड़ा कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था, पहले अपन अजमेर को आगे लिख दिया था। और फिर वो जो उदयपुर जो था दोस्तों, वो उदयपुर कौन से नंबर पे रहेगा, तो उदयपुर रहेगा सब तीसरे आ जाएगा। गुरु शिखर सबसे ऊंचा कौन सा, गुरु शिखर। सर्वोच्च शिखर की अगर अपन बात करें तो गुरु शिखर, गुरु जो है ये कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके शिरोई में है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर, या अपन कह सकते हैं 1727। दूसरी ऊंचाई हो जाएगी आपके किसकी, तो शेर की। और शेर ये भी कौन से जिले में साथियों, तो शेर भी आपके शिरोई में। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 1597 मीटर जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद में एक हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों के देलवाड़ा, और देलवाड़ा जो है ये भी कौन से जिले में, शिरोई में है। इसकी ऊंचाई 1441 या 1442 मीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक पर्वत आ जाएगा साथियों कौन सा, अचलगढ़। और अचलगढ़ जो है ये भी आपके कौन से जिले में है, तो ये भी आपके शिरोई में है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1300, ये सॉरी इससे पहले जरगा, जरगा। और जरगा कौन से जिले में है, तो जरगा आपके उदयपुर में हो जाएगी, ऊंचाई 1431। और फिर ये आ जाएगी आपके कौन सी, के साथियों अचलगढ़। और अचलगढ़ जो है ये आपके कौन से जिले में है, तो ये हो जाएगी शिरोई में, ऊंचाई 1380 मीटर। ये जो चोटियां हैं इन पर्वत चोटियों में ये क्या पूछेंगे आपसे, कि या तो पूछेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम पूछेंगे, या पूछेंगे प्यारे विद्यार्थियों का आरोही क्रम, अवरोही या आरोही क्रम पूछा जाएगा ऊंचाई के हिसाब से। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, जिलों के नाम कम पूछेंगे। मैं आपको वापस बता रहा हूं कि इन पर्वत चोटियों में आपसे क्या पूछेंगे, अवरोही क्रम या लंबी नदी पूछे। तो राज्य की सबसे लंबी नदी जो है साथियों वो नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम है चंबल नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी, चंबल।
पूर्ण बहाव, या ये पूछ सकते हैं कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से, यानी पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछे आपसे तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, तो उस नदी का नाम आ जाएगा बनास। राज्य की सबसे लंबी नदी तो कौन सी, चंबल। पूर्ण बहाव की दृष्टि सबसे लंबी, एक तो आपके पशु मेला हो जाएगा जिसका नाम है चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला, दोनों एक ही जगह लगते हैं, चंद्रभागा पशु मेला हो गया। एक हो जाएगा आपके यहीं पर दूसरा पशु मेला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गोमती सागर, गोमती सागर, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला पूछे या आपके गोमती सागर पशु मेला पूछे, जगह एक है प्यारे विद्यार्थियों, और ये मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मेला लगता है सब आपके झालरापाटन, यानी कि चंद्रभागा व गोमती सागर पशु मेले जो है ये दोनों के दोनों पशु मेले कौन सी जगह पर लगते हैं, तो ये लगते हैं साहब का झालरापाटन। और झालरापाटन जो है ये झालरापाटन कौन से जिले का हो जाएगा, तो ये जिला हो जाएगा साहब का झालावाड़। चंद्रभागा व गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगते हैं। आपकी नदी है प्यारे विद्यार्थियों चंद्रभागा नदी, यानी कि चंबल की जो सहायक नदी है काली सिंध, उस काली सिंध की सहायक नदी है कौन सी, चंद्रभागा नदी। और यहाँ पर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों मालवी, मालवी नस्ल का क्रय विक्रय, नस्ल का क्रय विक्रय, ठीक है। का मालवी नस्ल का जो क्रय विक्रय जो है वो सबसे अधिक कौन सी जगह होता है, तो चंद्रभागा व गोमती सागर पशु मेला है जो झालरापाटन झालावाड़ में। जाहिर सी बात है ये आपके मालवा सेक्टर है, तो यहाँ पर मालवी नस्ल का क्रय विक्रय सर्वाधिक होगा, ठीक है। चलो अपन और पशु मेलों की बात करते हैं, इधर आते हैं, राजस्थान पे और भी है। जैसे यहाँ पर एक जिला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और जिला कौन सा हो गया, तो इस जिले का नाम हो गया जालोर, ठीक है। जालोर में कौन से पशु मेले हैं, तो जालोर में एक तो हो जाएगा साहब का सेवड़िया, सेवड़िया पशु मेला, ठीक है। सेवड़िया पशु मेला ये कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जालोर में। और एक पशु मेला हो जाएगा बाबा, बाबा रघुनाथ, रघुनाथपुरी पशु मेला, पशु मेला, ठीक है। सेवड़िया पशु मेला कहाँ पर है, तो जालोर में है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ पर है, तो ये भी हो गया आपके जालोर में, यानी सेवड़िया और बाबा रघुनाथपुरी जो पशु मेला है ये हो गया आपके कहाँ पर साहब का जालोर में, ठीक साथियों। अब अपन और आगे चलते हैं और अब बात करते हैं साहब के, जैसे एक सीता, कुछ छोटे छोटे मेले और भी है, जैसे सीता बाड़ी पशु मेला जो है ये आपके कौन सी जगह लगता है, तो वो आपके 12 में लगता है। चलो मानसिकता अपन चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3-4 पशु मेले और रह रहे हैं, छोटे छोटे हैं। देखो अगर अपन बात करें कि गधों का मेला, गधों का मेला, ठीक है। तो गधों का जो मेला ना प्यारे विद्यार्थियों ये 2 जगह लगता है। गधों के मेले प्रसिद्ध है, एक तो आपके यहाँ पर स्थान है और उसका नाम है साहब का लूनिया, लूनियावास। लूनियावास जो है ना प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगा चाकसू। और चाकसू कहाँ पर है, जयपुर, एक तो यहाँ लगता है और एक लगता है प्यारे विद्यार्थियों कौन सी जगह का सोरसन, सोरसन। ये सोरसन जो है ये कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा साहब का 12। लूनियावास चाकसू जयपुर में भी और सोरसन 12 में भी। एक इसके अलावा यहाँ पर और पशु मेला लगता है प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम है साहब का सीताबाड़ी, ठीक है। सीताबाड़ी जो पशु मेला है ये सीताबाड़ी पशु मेला भी कौन सी जगह लगेगा, तो सीताबाड़ी पशु मेला ये भरेगा प्यारे विद्यार्थियों आपके कौन से जिले में, 12 में। सोरसन पशु मेला वो भी 12 में हो गया। सीताबाड़ी पशु मेला है। देखो गढ़बीटली पहाड़ी से मैं आपको एक पॉइंट और समझाऊंगा, ये पहाड़ी कौन सी हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा साथियों गढ़बीटली, गढ़बीटली पहाड़ी। गढ़बीटली पहाड़ी जो है ये अजमेर में, ऊंचाई कितनी है, तो 870 मीटर या फिर आप कह सकते हो 873 मीटर। क्या कौन जिले में, राजसमंद। राजसमंद में उद्योग है जो नंबर 1 पे अगर अपन बात करें कि टेराकोटा, कौन सा, टेराकोटा। ये टेराकोटा उद्योग जो है प्यारे विद्यार्थियों ये कौन सी जगह पर है, तो टेराकोटा उद्योग हो जाएगा मोलेला ग्राम,
मोलेला, यानी टेराकोटा जो उद्योग है ये तो आपके मोलेला ग्राम में। और नंबर 2 पे बात करें कि जेके टायर ट्यूब, कि जेके टायर ट्यूब झील के ठीक दक्षिण की तरफ यहाँ पर एक बाड़ी है दोस्तों, और ये बाड़ी किसकी है, तो ये बाड़ी है साहब के सहेलियों की बाड़ी, यानी कि सहेलियों की बाड़ी की अगर बात करें दोस्तों तो सहेलियों की बाड़ी यानी कि वो भी कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी जो है वो कौन सी झील के किनारे हुई दोस्तों, तो सहेलियों की बाड़ी अपने फतेह सागर झील के किनारे। तो देखो फतेह सागर झील के किनारे मोती मंगरी सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी के अलावा एक और विशेषता दोस्तों इस झील के किनारे है, और यहाँ पर एक पहाड़ी है साहब, और ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी पर एक माता जी का मंदिर है साहब, यानी झील के किनारे पर ये हो गई साहब का अपने क्या का पहाड़ी, और पहाड़ी पर एक माता जी का मंदिर है। और माता जी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो है ये एक मंदिर बना हुआ, ठीक, और ये मंदिर कौन सी माता जी का मंदिर, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और ये माता जी की हो जाएगी साहब का ध्वजा लहरा रही, यानी मंदिर है, मंदिर पे ये हो जाएगी साहब का माता जी की ध्वजा, ठीक साहब। तो ये अपने जो है कि माता जी का मंदिर बना हुआ, और ये माता जी कौन सी है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। कौन सी माता जी होगी दोस्तों, तो माता जी का नाम है साहब का बंगा, यानी कौन सी सभ्यता दोस्तों, कालीबंगा। नंबर 2 की अगर बात करते हैं एक सभ्यता और है दोस्तों जिसका नाम है साहब का पीली बंगा। एक सभ्यता और है साहब जिसका नाम है साहब का रंग महल, यानी कि ये काला पीला रंग जो है, ये काला पीला रंग अपने कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। काला पीला रंग हनुमानगढ़ में स्थित है। और कौन सी नदी दोस्तों, घग्गर नदी। साथ ही साथ नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर साहब का बट, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम है, इंदिरापुर उत्तरोत्तम है। हाँ, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो आप याद रखिए भारत का अक्षांश विस्तार, मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ आपको, आप लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। देखो यहाँ लिखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 06 उत्तरी अक्षांश रेखा तक, उत्तरी अक्षांश रेखा तक, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसमें लिखते हैं 8 डिग्री 04 उत्तरी अक्षांश की पृथ्वी के कुल जल, यानी कि पृथ्वी के कुल जल का, अगर पृथ्वी में जैसे अपन बात करें कि 100% जल है, जैसे पृथ्वी में अगर अपन बात करें कि 100% अगर जल है, तो उस 100% जल में से कितना प्रतिशत जल उपयोग का है, उसके बारे में अगर अपन देखें तो पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% हिस्सा, यानी 97% जल जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, खारा। और ये जल कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जल देखने को मिलेगा सागर, या फिर अपन बात करें साहब का महासागर, यानी कि पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% जल जो है वो क्या होगा, खारा होगा, जो कहाँ पर देखने को मिलेगा, सागर या महासागर में, ठीक दोस्तों। साथ ही और 100 में से अगर मैं बात करूँ कि 2% जल जो है वो 2% जल क्या होगा, वो विद्यमान होगा बर्फ के रूप में, यानी कि ग्लेशियर, ठीक दोस्तों। साथ ही और आगे बढ़ते हैं तो 100 में से 1% जल जो है वो मानव उपयोगी है, यानी कि मानव उपयोगी। 100 में से अपन केवल 1% जल का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए जल को आप बचा के रखो, खर्च मत करो, ज़्यादा व्यर्थ पानी नहीं बहाना आपको, जल ही जीवन है। देखो 100 में से 97% जल तो खारा है, 2% जल बर्फ या ग्लेशियर के रूप में, और 1% जल मानव उपयोग के लिए। और यहाँ पर भी अगर पॉइंटों में बात करें तो 0.07%,
ये जली अपने उपयोग में ले सकते हैं अपन। पॉइंटों में देखें तो वो तो लगभग 1% है। सबसे पहले देखो दोस्तों कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने वासु की गंगा, यानी कि ये हो जाएगी आपके वासु की गंगा हो जाएगी सर, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके नदी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों अलकनंदा, और अलकनंदा धीरे धीरे चल के यहाँ पहुँची, और ये हो गया सब आपके कौन सा संगम कि देवप्रयाग। यहाँ से नदी और आगे चली जाएगी और धीरे 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 बहकर हरिद्वार की तरफ चली गई। तो मैं अब इनमें स्थानों के नाम लिख देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, और कौन कौन से स्थान हुए तो उन स्थानों के नाम देखो। यानी कि यहाँ पर ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम तो हो गया प्यारे विद्यार्थियों टिहरी। कौन सी जगह की बात हो रही, तो ये तो हो रही है साहब का टिहरी। कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। ये कौन सा स्थान हुआ प्यारे विद्यार्थियों, तो ये स्थान हो जाएगा साहब का देवप्रयाग। यानी कि ये कौन सी जगह प्यारे विद्यार्थियों, देवप्रयाग है। ये कौन सा प्रयाग हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रयाग का नाम हो गया साहब का रुद्र। यानी कि ये कौन सा प्रयाग हो गया, तो यहाँ पर हो गया प्यारे विद्यार्थियों रुद्र प्रयाग। और ध्यान दे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक नदी और है जो अपने बनाई नहीं है, और ये नदी कौन सी है, तो ये नदी हो गई प्यारे विद्यार्थियों के पिंडार। यानी कि ये कौन सी नदी जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये नदी हो जाएगी आपके पिंडार। नदी का नाम मैं लिख देता हूँ, ये आपकी नदी कौन सी हो जाएगी, तो इस नदी का नाम हो गया प्यारे विद्यार्थियों को पिंडार नदी। और देखो पिंडार नदी जो है कि ये संगम कौन सा हुआ, तो इस संगम का नाम है प्यारे विद्यार्थियों का कर्णप्रयाग। यानी ये कौन सा प्रयाग हुआ, तो इस प्रयाग भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यानी कि अब अपन को देखने हैं कि विश्व के सबसे बड़े देश कौन से। भाई भारत का कौन सा स्थान आ गया, 7वां, तो मतलब कि भारत से 6 बड़े देश और भी है। तो वो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, देखो ये लिखता हूं मैं, विश्व के सबसे बड़े देश। तो विश्व के सबसे बड़े देश की अगर अपन सूची बनाए प्यारे विद्यार्थियों, तो उस पर नंबर 1 पे जो नाम आएगा, वो नंबर 1 पे नाम आएगा प्यारे विद्यार्थियों रूस। यानी सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, रूस है। नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो वो आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कनाडा, ठीक है। नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो नंबर 3 पे आएगा चीन। नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो वो आएगा अमेरिका। विश्व के सबसे बड़े देशों के अपन साढ़े बना रहे प्यारे विद्यार्थी। जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा, रूस है। दूसरा कौन सा, कनाडा। तीसरा कौन सा, चीन। और चौथा कौन सा हो गया, अमेरिका। 5वें नंबर पे अपन बात करते हैं, नंबर 5 ब्राज़ील। यानी कि विश्व का 5वां जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा, ब्राज़ील। नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो नंबर 6 पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये आ गया आपका नंबर 7 पे। और नंबर 7 पे कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा आपका भारत। और नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो नंबर 8 पे आ जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। यानी कि विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो उसमें 2 पॉइंट आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो कौन सा आ जाएगा, तो एक तो आ जाएगा साहब का लद्दाख। और दूसरा कौन सा आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा साहब का जम्मू कश्मीर। यानी कि भारत में जो है ये 2 स्थान पर बहती है, एक तो लद्दाख में बहती है और एक बहती है साहब का जम्मू कश्मीर में, ठीक साथियों। अब अपन और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि साहब सिंधु नदी जो है कि इसका उपनाम, यानी ध्यान दें सिंधु नदी, सिंधु नदी को तिब्बत में, यानी सिंधु नदी जो है प्यारे विद्यार्थियों इसे तिब्बत में, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन, सिंधु नदी को तिब्बत में ना प्यारे विद्यार्थियों सिंगी खंबन क्या कहते हैं कि सिंधु को तिब्बत में सिंगी खंबन व शेर मुख के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, शेर मुख के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है,
ठीक प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन व शेरमुख के नाम से जाना जा रहा। भाई सिंधु नदी है, इसको तिब्बत में अपन ने क्या नाम दिया प्यारे विद्यार्थियों, कि तिब्बत में कहते हैं क्या, सिंगी खम्बन, और क्या कहते हैं, शेरमुख के नाम से, और लक्षद्वीप पे हो जाएगा। जो पश्चिमी घाट है, यानी पश्चिमी घाट को अपन क्या कह सकते हैं, तो इसे अपन कह सकते हैं सहाद्री श्रेणी। तो ये जो सहाद्री श्रेणी है, इस सहाद्री श्रेणी का जो उत्तरी भाग है, जिसे अपन कह सकते हैं उत्तरी सहाद्री, तो उत्तरी सहाद्री पे ये जो सदाबहार वनस्पति है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर इसे कहते हैं शोला वन। अब अपन बात करते हैं प्रमुख वृक्ष, यानी कि यहाँ पर ये आ जाए कि साहब का प्रमुख वृक्ष कौन कौन से, यानी कि प्रमुख वृक्ष पेड़ पौधे कौन कौन से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपका पेड़ हो जाएगा रबड़, रबड़ के अलावा एक पेड़ हो जाएगा साथियों का बांस, रबड़ हो गया, बांस हो गया, बांस के अलावा एक आपके हो जाएगा महोगनी, आबनूस, ठीक है, सिनकोना, इससे आगे चलते हैं और अब अपन बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है ये कहां पर है, तो ये है प्यारे विद्यार्थियों देहरादून में, देहरादून। और देहरादून कहां पर है, तो देहरादून हो जाएगा साथियों का उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब हुई प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके दिन 4 क्षेत्रीय कार्यालय थे, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहां पर हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर उत्तराखंड में स्थान का नाम है, स्थान का नाम क्या हो गया, देहरादून है। और देहरादून जो है ये कहां पर स्थित है, तो देहरादून हो जाएगा साथियों का उत्तराखंड में। देहरादून कहां पर हो जाएगा, तो देहरादून उत्तराखंड में हो गया। इसके दिन, इसमें आगे लिखता हूं, इसके अधीन 4 प्रादेशिक कार्यालय, ठीक है, यानी इसके दिन 4 प्रादेशिक कार्यालय है। वो प्रादेशिक कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, एक तो आपके साथ हिमाचल प्रदेश में, कौन सी जगह है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यानी इसके दिन 4 प्रादेशिक कार्यालय। देखो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, इसकी स्थापना 1981 में की गई प्यारे विद्यार्थियों। की स्थापना कब हुई, तो इसकी 1981 में हुई। फिर इसके दिन कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, तो इसके दिन 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। कौन कौन से, शिमला में हो गया, शिमला के अलावा एक यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता में, कोलकाता के अलावा एक यहाँ पर हो जाएगा नागपुर में, और एक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर बेंगलोर में। ये बेंगलोर जो है यहाँ पर इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय होंगे, ठीक है। इसी के अधीन भारतीय वनों की गणना की जाती है। ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग है वो किस व्यक्ति ने किया, तो उस व्यक्ति का नाम है साहब के इरेटोस्थनीज। यानी कि इरेटोस्थनीज जो है, इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। एक व्यक्ति है जिसका, यानी ये यूनानी व्यक्ति है जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। यानी ये कौन सी खाड़ी होगी साथियों, तो ये हो जाएगी पाक की खाड़ी।
कौन सी खाड़ी प्यारे विद्यार्थियों? पा की खाड़ी। ये कौन सी हो जाएगी? तो इसे अपन पहले बात कर चुके हैं, ये किसकी खाड़ी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? तो मन्नार की खाड़ी। ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साहब श्रीलंका। और ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो ये अपने भारत के प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक शहर बसा हुआ, और ये जो शहर है ना, ये शहर कौन सा हो जाएगा? तो इस शहर का नाम हो जाएगा साहब श्रीनगर। यानी कि श्रीनगर जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे प्यारे विद्यार्थियों? इसी नदी के, श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों कि श्रीनगर जो है, श्रीनगर इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे, ऐसा नदी के किनारे, यानी कि श्रीनगर जो है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? तो श्रीनगर जो शहर वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ। यहाँ पर एक झील है प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम क्या है? तो इस झील का नाम हो जाएगा साहब का लोकटक, लोकटक। और ये लोकटक झील जो है, ये लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों का मणिपुर। यानी कि लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील हो गई मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? मणिपुर। इस लोकटक झील की क्या विशेषता है? तो उसके बारे में ध्यान दो। देखो सबसे पहले इस झील की और क्या विशेषता है? तो इसे कहते हैं, यानी कि यह पूर्वी भारत, ये जो है प्यारे विद्यार्थियों यह है पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में सबसे बड़ी, पूर्वी भारत में सबसे बड़ी। ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों कि पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। ठीक है, यानी कि पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगी साहब आपके लोकटक झील, जो कहाँ पर है? कि लोकटक झील हो जाएगी साहब का मणिपुर। यानी कि पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो झील हो जाएगी आपके कौन सी? लोकटक झील। कहाँ पर है? मणिपुर में। आगे चलें। आगे बात करते हैं। अभी अपने पढ़ा कि साहब कौन सी झील के बारे में? कि लोकटक झील कौन से राज्य में हुई? तो साहब का मणिपुर में। इसकी क्या विशेषता है? कि पूर्वी भारत में सबसे बड़ी जो है कि मीठे पानी की झील अगर पूछी जाए तो कौन सी हो गई? लोकटक झील। इसकी क्या विशेषता? कि इस झील के मध्य, यानी कि इस झील के मध्य, झील के मध्य, इस झील के मध्य केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दें साथियों कि इस झील के मध्य केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान के क्या विशेषता? यानी कि देखो लोकटक झील आपके कहाँ पर हो गई? तो लोकटक झील हो गई साहब का मणिपुर में। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई। इस झील के मध्य केबुल लामजाओ, और विदेशों में भी इसके अलग अलग नाम है। जैसे कि मैं इनको सबको क्या करता हूँ, एक सारणी के हिसाब से मैं आपको लिखवाता हूँ। एक सारणी बना लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का? स्थानांतरित कृषि हो जाएगी। और इधर जो है प्यारे विद्यार्थियों उस जगह का नाम हो जाएगा जहाँ पर इसे स्थान, इधर तो क्या हो जाएगा? स्थान। ठीक है, ये तो जगह का नाम हो जाएगा। और वहां पर कृषि का नाम, यानी कि कृषि को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अपन ऐसे लिख लेते हैं। पहले अपन लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों का उत्तरी भारत, यानी उत्तरी भारत में इसे क्या कह रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भारत में इसे कह रहे हैं जूमिंग। क्या कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसे जूमिंग के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे जूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूम भी कहते हैं। और सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो जूमिंग सर्वाधिक जो है ये प्यारे विद्यार्थियों कौन से राज्य में होती है? असम में। अब आप ये मत सोचना कि सर असम तो पूर्व में, मैंने भारत के केवल 2 ही खंड किए, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका भारत कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत में इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी भारत में कहेंगे जाराएरका। क्या कहेंगे? दक्षिणी भारत में इसका नाम हो जाएगा जाराएरका। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात आ जाएगी दक्षिणी राजस्थान है, यानी दक्षिणी राजस्थान में इसका नाम क्या हो गया? तो दक्षिण राजस्थान में इसे कहेंगे वालरा। क्या नाम दिया? वालरा।
फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात होती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, तो यहाँ इसे कहेंगे चीमाता। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या कहेंगे साथियों, चीमाता कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि साहब मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहेंगे साथियों के बेवर, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेवर, देवर नहीं है भाभी तेरा, देवर वो वाला नहीं है, बेवर है। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों के बस्तर, यानी कि बस्तर का पठार। तो बस्तर का जो पठार है ना प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर इसे क्या कहेंगे, तो वहां इसे कहेंगे दीपा, बस्तर के पठार में इसे दीपा कहेंगे। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं और अब राज्य की बात करते हैं, कौन सा, ओडिशा। तो ओडिशा में इसके नाम क्या हो जाएंगे, एक तो नाम हो जाएगा इसका पोदू, पोदू के अलावा इसका एक नाम हो जाएगा कमान, कमान, और एक मसान भी, मसान, मसान भी कहते हैं। ठीक है, और एक हो जाएगा दींगा, ठीक है, एक हो जाएगा दीवा। ये सारे नाम जो प्यारे विद्यार्थी ओडिशा में। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दोनों जगह सेम नाम है। आंध्र प्रदेश में वापस आप क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा पोतु। ये कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये एक सारणी तो बनी, ठीक है। इधर देखिएगा, अपन लाइनिंग कर लेते हैं यहाँ से, ये अपन इस प्रकार से, और आगे चलते हैं। ये हो गया आपके प्यारे विद्यार्थी कौन सा सेक्टर का, हिमालय। तो हिमालय जो सेक्टर है वहां पर इसे क्या कहेंगे, तो हिमालय सेक्टर में कहेंगे इसे साहब खिल। फिर अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों को मणिपुर। मणिपुर में क्या लिखवाया अपन ने, तो मणिपुर में पाम लूप शब्द का अपन ने प्रयोग किया। फिर उसके बाद में अपने लिखा प्यारे विद्यार्थियों का झारखंड। झारखंड में अपने लिखा साहब का कुरुल। झारखंड में क्या लिखा अपन ने, कुरुल लिखा। फिर अपन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों के केरल। तो केरल में जो है कि केरल में अपन लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों ओणम, केरल में क्या हो जाएगा, ओणम। फिर अपन लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है वहां पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साथियों कुंवारी, ये कुंवारी हो जाएगा आपके पश्चिमी घाट में। ये क्या हुआ साथियों, तो ये आपके भारतीय सेक्टर में, ये आपके अपन भारत भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत में इस कृषि के प्रमुख उपनाम है, यानी भारत में स्थानांतरित कृषि को राज्य विशेष के हिसाब से, एक स्थान विशेष के हिसाब से इसको अलग नाम दिए गए। अब इसी पॉइंट को अपन विदेशों में ले चलते हैं, यानी कि ये जो श्रृंखला इसे विदेशों में लेकर चलते हैं। तो इधर देखिएगा, यहां मैं लिखता हूं देश, यानी यहाँ क्या लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देश, और सामने लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कृषि का नाम। और नाम भी किसका प्यारे विद्यार्थियों, कृषि को क्या कहते हैं वही लिखना अपन को। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ब्राजील, यानी कि ब्राजील में इस कृषि को क्या कहते हैं, तो ब्राजील में कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों रोका। फिर अपन बात करते हैं साथियों मलेशिया, यानी कि मलेशिया में इस कृषि को क्या कहते हैं, तो मलेशिया में इस कृषि को कहते हैं साथियों का लदांग, यानी मलेशिया में इस कृषि को लदांग कहते हैं। देखो मैंने क्या लिखा कि ब्राजील में इस कृषि को रोका कहते हैं, मलेशिया में इस कृषि को लदांग कहते हैं। अगर आपको बात करें कि इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में हुमा, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जो है यहाँ पर क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर इसे कहेंगे हुमा, ठीक है। और अगर अमेजन बेसिन की बात करें, अमेजन बेसिन, तो अमेजन बेसिन जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, अमेजन नदी बेसिन, अमेजन नदी घाटी की बात करें तो यहाँ पर इसे कहेंगे गया काज, युकाज, ये अमेजन नदी बेसिन की बात है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, और अब अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों किसके बारे में, क्या अपने मैक्सिको में इसे किस नाम से जानते हैं, तो मैक्सिको में कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों मिल्पा। मैक्सिको में इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे साथियों को मिल्पा शब्द का प्रयोग। अगर मैं कहूं कि वियत, यानी कि वियतनाम है, तो वियतनाम इसे क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, रे कहेंगे। चंबल की अगर अपन बात करें, ये आपकी नदी कौन सी साथियों, चंबल नदी की बात कर रहे हैं। चंबल पे जो बांधों का व्यवस्थित क्रम है वो कैसे है कि यहाँ पर बांध आएगा कौन सा, गांधी सागर। फिर उसके बाद में कौन सा सागर आएगा, राणा प्रताप सागर। उसके बाद कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्यारे विद्यार्थी जवाहर सागर। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा कोटा बेराज।
ये आपके जो है चंबल नदी पे है। ये वाला भाग क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके चंबल का उद्गम स्थल है, और ये चंबल का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अंत। यानी पुरुषों का कहीं फोटो नहीं आ रहा है इसमें, महिलाओं का है ना। तो आगे चलते हैं। यह देखिए, चाय की खेती में महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि चाय की खेती में महिलाओं को सबसे अधिक रोजगार प्राप्त होता है। महिलाएं जो है इनको रोजगार अधिक मात्रा में मिलेगा। पुरुषों को कम रोजगार मिलता है, महिलाओं को रोजगार अधिक मिलेगा। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि चाय से किसको सबसे अधिक रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जलवायु कि चाय के लिए जलवायु कौन सी है। तो जलवायु, हालांकि अपन ने मिट्टी की बात भी की, जलवायु हो जाएगी उष्णाद्र। कि जलवायु कौन सी हो जाएगी, उष्णाद्र। विश्व में सर्वाधिक यानी कि विश्व में सर्वाधिक अगर उत्पादन की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता चीन में। यानी कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों, चीन। और उसके बाद सेकंड स्थान किसका आ जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा भारत। यानी विश्व में सबसे अधिक चाय कहाँ होती साथियों, तो चीन में होगी। चीन के बाद सेकंड स्थान किसका आ जाएगा, भारत। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक, ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक चाय जो होती है वो होती है प्यारे विद्यार्थियों असम में। ठीक है, असम के बाद, यानी ये पहले नंबर का असम है। और दूसरे स्थान की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा आपका राज्य पश्चिमी बंगाल। यानी दूसरा सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पे हो जाएगा आपका साथ तमिलनाडु। यानी तीसरा सर्वाधिक चाय उत्पादन केंद्र हो जाएगा तमिलनाडु। यानी कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पर होती है, तो वो हो जाएगी साथियों असम। असम के बाद में कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। ये 3 ऐसे राज्य जहाँ सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। हाँ, आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, ये हो गया आपका कौन सा भारत, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय, बता रहा हूं मैं आपको। माही नदी की अगर अपन बात कीजिए इस प्रकार से, ये आपकी नदी कौन सी है साथियों, माही। पहला बांध माही बजाज सागर, कागदी पिक बांध और कडाना बांध। ये तो कौन सा हो जाएगा, तो माही बजाज सागर। ये कौन सा हो जाएगा, इसका नाम है कागदी पिक बांध। और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कडाना बांध, है ना। भारतीय समय मानक रेखा, विश्व समय मानक रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, इसे मैं आपके सामने हल करूंगा। देखो, ये लाइन हो गई प्यारे विद्यार्थियों 0 डिग्री। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 डिग्री, और इसको मैं लिख देता हूँ देशांतर रेखा। और ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगी विश्व समय मानक रेखा। विश्व समय मानक रेखा मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो भारतीय समय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। मैंने क्या लिखा कि 82 पूर्वी, तो 0 डिग्री से पूर्व इस तरफ है, तो आपको ये लाइन खींचनी है। अब यहाँ पर एक काम करिएगा, एक लाइन खींचेगा और वहां लिखिएगा कि 82 डिग्री और मिनट कितने प्यारे विद्यार्थियों, 30 मिनट। और कौन सी देशांतर रेखा है, तो ये देशांतर रेखा होगी पूर्वी देशांतर रेखा। ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों के, इनके मध्य जो है आप निकालोगे साथियों अंतराल। दोनों देशांतरों के मध्य अंतराल निकालोगे। बड़े वाले देशांतर रेखा जो है उसे आप ऊपर लिखोगे और छोटे वाले देशांतरों को आप क्या लिखोगे, नीचे।
तो नीचे क्या हो जाएगा 0 डिग्री और 0 0 ही क्या हो जाएंगे मिनट। जब आप माइनस करोगे ना प्यारे विद्यार्थियों तो 82 डिग्री का 82 डिग्री होगा और 0 मिनट माइनस करोगे तो 30 मिनट का 30 मिनट होगा। ये क्या हो गया अंतराल आ गया। अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पर जाने के लिए समय का अंतराल कितने मिनट का होता है 4 मिनट का। ठीक है, 1 डिग्री में जब 4 मिनट का अंतराल होगा तो 82 डिग्री में कितना होगा, तो ये हो गया आपके सामने 4 दूनी 8 और 8 चौक कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों 32, 8 चौक 32। ये किस में आया प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मिनट में आंसर आया आपका। ये किस में आया आंसर, मिनट में। अब आपके पास में आधा डिग्री, आपने कहा था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ऐसा लिखा अपन। 1 डिग्री में कितने मिनट होता है 60 मिनट। यहाँ तो डिग्री पूरा नहीं है ना, यहाँ तो आधा डिग्री है। जब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो आधे डिग्री में 30 मिनट हो गए ना, आधा डिग्री है। अब अपन कह रहे हैं कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे जाने के लिए अपने घड़ी वाले मिनट कितने लगता है 4। 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तब आधे डिग्री में कितने मिनट का लगेगा 2 मिनट का लगेगा। भाई 15 पे 1 मिनट, 30 पे 2 मिनट, 45 पे 3 मिनट और 60 पे क्या हो गया 4 मिनट हो गए, तो 30 मिनट है। ये अपने घड़ी के नहीं, ये देशांतर मिनट है। घड़ी के तो इसमें 2 ही लगेंगे। आपको ऐसे नहीं करना, आप क्या करें कि इसको मिनट को भी इंटू करें 4 से, इंटू किया तो क्या आया साहब 120, यानी 120। ये किस में आए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आया आंसर सेकेंड में। अब 120 सेकेंड में आपको 60 का भाग देना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे आप 60 का भाग दोगे ना तो 60 120, तो ये किस में चले गए 2 मिनट। अब आपको क्या करना, ये 2 मिनट जो है ये जुड़ जाएंगे आपके 328 मिनट में। आप इनको जोड़ दीजिए। जैसे आप इसको जोड़ोगे ना कि 328 यानी कि 328 प्लस 2, तो ये आपके पास हो गए प्यारे विद्यार्थियों 330 मिनट। 330 मिनट का इन दोनों के मध्य क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों, अंतराल। इस लाइन से ये लाइन 330 मिनट क्या हो गई, आगे हो गई। 330 मिनट कहने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए अपन इसको घंटों में बदल देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 330 मिनट में अपन 60 का भाग देने जा रहे हैं, तो 60 का भाग देंगे ना तो 60 और 60 कितने हो गए 120, और 60 कितने हो गए 180, और 60 कितने हो गए 240, और 60 कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे 300। मतलब कि भाग जाएगा 5 बार, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्यारे विद्यार्थियों 300। अब बचे कितने अपने पास में 30। मैं यहाँ पर ना तो आपको गणित पढ़ा रहा हूँ ना आप यहाँ गणित पढ़ रहे हैं, अपन जीके पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। अभी अगर गणित पढ़ रहे होते तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर अपन एक जीरो और बढ़ा देते हैं, ऐसा ही करते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके सामने क्या है कि जितनी बार भाग राजी राजी गया वो क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो वो तो हो गए आपके घंटे, और जो बच गए ना शेष वो किस में रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो वो रहेगा मिनट में। तो ये आ गए ना 5 घंटे और 30 मिनट हो गया कि उसमें, यानी कि भारतीय समय मानक रेखा विश्व समय मानक रेखा से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ठीक है, अब अपन को क्या पढ़ना है कि भारत का देशांतर विस्तार के बारे में पढ़ना है कि भारत का देशांतर विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है, भारत का देशांतर विस्तार कहाँ तक है, भारत में कौन कौन सी, बंगाल जो है वहां पश्चिम बंगाल में हुगली नदी गंगा नदी का ही उपनाम है। ठीक है, एक और विशेषता ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये 1953 से, यानी कि 1953 से यह कारखाना, यानी कि 1953 से ये कारखाना जो है, ये कारखाना किसके अधीन आ गया साथियों, तो ये कारखाना हो जाएगा आपका इसको के अधीन। 1953 से ये कारखाना जो है ये किसके अधीन है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये इसको के अधीन चला गया। तो ध्यान रखिए साथियों, स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित भारत में 3 प्रमुख लौह उद्योग के कारखाने हैं। भाई आजादी से पहले भारत में 3 प्रमुख कारखाने जो लगे वो ये लगे। और अब अपन बात करते हैं योजनाओं, जैसे कि कोई कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा, कोई कारखाना तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा, तो उन कारखानों की अपन चर्चा करते हैं। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित लौह उद्योग
के कारखाने। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित लौह उद्योग के कारखाने। अरे भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कारखाने लगे ना भारत में, लौह उद्योग के कारखाने, उनकी अपन चर्चा करने वाले। तो देखो इस दूसरी पंचवर्षीय में आप एक लाइन के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हो। और लाइन क्या याद रखनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें आप लिख लो साहब का बी और रा, और ये हो जाएगा साहब का दू, बिरादू। इस बिरादू शब्द का भी का मतलब जो हो रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो रहा, तो यहाँ हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों साहब का भिलाई, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र। रा का जो मतलब हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो रहा, तो ये हो रहा साहब का रावर केला इस्पात संयंत्र। और दू का जो मतलब हो रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो रहा, तो ये हो रहा साहब का दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। ठीक है। और दू का मतलब ये भी हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों का दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये भी इस दू का मतलब हो सकता है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हो। आपको क्या लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा प्यारे विद्यार्थियों का बिरादू। उस बिरादू में सारे शब्द आ जाएंगे। ये जो लिखा मैंने इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो जाएगा BSc। ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा साहब का रोज, और इसका मतलब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों BDP। ठीक है। यानी कि BDP ये हो जाएगी। अब इसका आप एक एक शब्द का मतलब निकाल सकते हो। आपको क्या याद रखना होगा, BSc। तो इस बी का मतलब क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस बी का मतलब हो रहा है साथियों के भिलाई। क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें। इस बी का मतलब क्या हो रहा है, भिलाई इस्पात संयंत्र, जो ये किसके सहयोग से प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा साहब का सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ रूस जो है ना, उस सोवियत संघ रूस के सहयोग से। और ये कौन से राज्य में है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। जबकि आर का मतलब क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो रहा है साहब का रावरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ लगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये लग रहा साहब आपके ओडिशा में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये सहयोग हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जर्मनी के सहयोग से। इधर ये जो है ना प्यारे विद्यार्थियों बी का मतलब क्या हो गया कि ब्रिटेन के सहयोग से है। और कौन सा इस्पात संयंत्र है प्यारे विद्यार्थियों का, दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है, जो कौन से राज्य में लगा, तो ये राज्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी बंगाल में लगा। कि ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिमी बंगाल में की गई। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाने एक छोटे से मानचित्र के माध्यम से आप मैप में भी इनको लिख सकते हो। और वो किस प्रकार से लिखोगे ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरफ हो जाएगा साहब का दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का राउरकेला इस्पात संयंत्र, और यहाँ हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो आपके कौन सी जगह है साहब, पश्चिमी बंगाल में है, ये ओडिशा में है, और ये कौन सी जगह है प्यारे विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में है, ये ओडिशा में, ये पश्चिमी बंगाल। एक तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, और एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ये तीन प्रमुख आपके लौह इस्पात के कारखाने जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित लौह उद्योग के कारखाने। तो उसमें आपको क्या याद रखना होगा, BSc रोज BDP। अगर BSc करेंगे तो रोज बीड़ी पिएंगे साथियों। ठीक है। कौन सा कारखाना कहां पर है, किस देश के सहयोग से लगा, ये भी अपने यहां पर लिखा साथियों। तो एक बार से दूसरी बार भी अपन को ऊर्जा प्राप्त हो जाए उसे अपन नवीनीकरण में रखते हैं। तो जल विद्युत जो है प्यारे विद्यार्थियों ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। जल विद्युत हो गया। जल विद्युत के अलावा आपका पवन ऊर्जा हो गई, यानी कि पवन ऊर्जा परियोजना इसमें शामिल हो जाएगी। पवन ऊर्जा के साथ ही साथ फिर यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों की सौर ऊर्जा जो है वो, ठीक है। यहाँ पर जो मिट्टी हो जाएगी, ये मिट्टी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी लाल लोमी। ठीक है। तो याद रखना इसके तहत GST जोड़ा गया था। ठीक है। तो इसके लिए तो सीमा निर्धारण, इसके लिए आपको याद रखना GST। बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। देखिए वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। हाँ, किन्होंने 545 बोला, किन्होंने 543 बोल दिया। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया है ना? आंग्ल भारतीय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंग्ल भारतीयों का प्रावधान हटा दिया है, इसलिए आपको याद रखना आप 543 लिखे।
इसमें आपको याद रखना, अगर एससी की सीटों की बात करें तो आपको याद रखना एससी की सीटें हैं 84 सीटों पर केवल एससी कैंडिडेट खड़े होंगे, है ना। और एसटी की सीटें की बात करें तो याद रखना है 47 कैंडिडेट्स के केवल और केवल किसके हैं, एसटी के हैं। तो एससी एसटी की सीटें रिजर्व है, आपको याद रखना 84। 1400 आपको याद रखना 44 खंबे, कितने 1444 खंबे, ठीक है। ऋषभ देव में कितने देखे थे 1100 और इसमें कितने हैं तो याद रखना 1444 खंबे। इस वजह से इस मंदिर को क्या कहा जाता है तो याद रखना खंबों का अजायब घर कहते हैं, खंबों का अजायब घर, खंबों का अजायब घर भी कहते हैं, अजायब घर। खंबों का अजायब घर किसे कहा जाता है तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है, कौन सा, पहला वाला आदिनाथ जैन मंदिर को कहते हैं, ठीक। कह सकते हैं सोनारगढ़, सोनारगढ़ का किला, ठीक है। और भी इसका नाम है, केवल ये तीनों ही उपनाम नहीं, और याद रखना वीर विनोद, कौन सी इनकी रचना कौन सी है, वीर विनोद, ठीक है। वीर विनोद की रचना कब से कब तक की गई तो याद रखना सन 1871 से लेकर सन 1892 तक इनकी रचना हुई है। और लगभग रचना में कितने वर्ष लगे तो याद रखना इस पुस्तक की रचना में लगे हैं 21 वर्ष। और इस रचना में खर्चा कितना आया है तो याद रखना इस रचना में खर्चा आया है कितना, 1 लाख रुपए खर्च आया, कितना, 1 लाख रुपए खर्च हुआ है, ठीक है। देखिए क्षेत्र में आपको विभिन्न प्रकार के क्षेत्र ध्यान में रखने पड़ेंगे और उसमें राजस्थान का क्षेत्र इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में तो अपन बात करेंगे बहरोड व मुंडावर, ये कहां पर, अलवर में, कहां पर है, अलवर में। इसका मतलब अलवर भरतपुर में है तो इसमें मेवाती भाषा का प्रभाव देखने को मिलती। कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, यानी कि महिलाओं का लोक नृत्य है। महिलाओं का द्वारा, है ना, दो बातें। तीसरी, ये कब किया जाता है, अवसर कौन सा है तो याद रखना वो जो अवसर है आपको याद रखना अवसर कब किया जाता है, यानी कि नृत्य कब किया जाता है तो ये जो नृत्य किया जाएगा ये रामदेव जी के मेले में किया जाएगा। रामदेव जी का जो मेला है, रामदेव जी का मेला, मेले उदाहरण देखेंगे अपन तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, उन सभी रचनाओं के बारे में रचनाएं। भीलो या आदिवासियों का कुंभ कौन सा है तो याद रखना आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर धाम। और अपन कह सकते हैं कभी कभार यहाँ पर नई मिट्टी जमी, जब बाढ़ आया ना तो पानी यहाँ तक पहुंचा। अब इसमें ये हो गया कि जहां पर हर वर्ष नई मिट्टी जम रही तो उस वाले भाग को तो अपन क्या कह रहे हैं, खादर कह रहे हैं। और जहां पर कभी कभार नई मिट्टी जम रही तो उस वाले भाग को अपन क्या कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, भाग। कि नदी के किनारे स्थित वह भूभाग जहां पर हर वर्ष नई मिट्टी का जमाव तो खादर, जहां पर कभी कभार नई मिट्टी का जमाव तो वो वाला भाग क्या कहलाएगा, बांगर। आप इसे और समझ सकते हो, जैसे कि मैं जो दिख रहा हूँ आपको, ये नदी है, वर्षा ऋतु के समय नदी यहाँ तक हो गई, यहाँ तक इस वाले भाग तक पानी बह के जरा, तो ये वाला भाग जो प्यारे विद्यार्थी, ये वाला भाग क्या हो गया, खादर हो गया। ये वाला भाग भी क्या हो गया, खादर। दोनों तरफ बनेंगे। लेकिन जब बाढ़ आया, तेज बहाव, इसमें नदी का जल यहाँ तक चला गया, इस जगह तक, तो ये वाला भाग है ना कोहनी से ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग क्या हो गया, बांगर। इस तरफ भी क्या हो जाएगा, बांगर। नदी के किनारे स्थित वह भूभाग जहां पर हर वर्ष नई मिट्टी का जमाव तो खादर, कभी कभार नई मिट्टी का जमाव तो वो वाला भाग क्या कहलाएगा, बांगर कहलाएगा। इस चीज को समझ गए। अब आपसे ये पूछे कि मेज की सहायक नदी कौन कौन सी, तो ध्यान देना, मेज की सहायक नदी, एक जो नदी है इस नदी का नाम तो क्या हो जाएगा, तो इस नदी का नाम तो हो जाएगा साथियों को वाजन। एक तो आपके वाजन नदी है, दूसरी आपके नदी कौन सी हो जाएगी, तो दूसरे नंबर पे नदी हो जाएगी साथियों कुराल। का वाजन और कुराल जो है ये आपके मेज की सहायक नदियां, और इनके साथ ही साथ एक और नदी है कौन सी, का मांगली। का वाजन कुराल मांगली जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो वाजन कुराल मांगली आपके मेज की सहायक नदियां। हाँ, लाइन से लाइन खींच देंगे, सभी को खींचवाएंगे लाइन से लाइन। अभी रुको जरा, मैं बताऊंगा, एक बार चंबल नदी पूरी हो जाए ना तो एक एक लाइन पर अपन सबके नाम लिख देंगे। ध्यान दो आप,
मेज नदी का उद्गम बिजोलिया सेक्टर भीलवाड़ा से होता है और अंत होता है सीनपुर लाखेरी बूंदी में। यह नदी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बहती है, जहां पे इसके किनारे रामगढ़ महल बना हुआ। इसकी सहायक नदियां वाजन, कुराल, मांगली है। भाई इसकी सहायक नदियां कौन सी? वाजन, कुराल और मांगली नदी है साथियों। अब मांगली नदी यानी इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां। भाई इसकी जो अगर आपको सहायक नदियां पूछे तो सहायक नदियां कौन कौन सी? एक नदी का नाम तो था साथियों का वाजन, दूसरी नदी का नाम क्या था? तो उसका नाम था साथियों का कुराल, और तीसरी नदी कौन सी थी? तो उसका नाम था साथियों का मांगली। यानी वाजन, कुराल और मांगली जो है ये आपके किसकी सहायक नदियां हैं? तो वाजन, कुराल, मांगली आपके मेज की सहायक नदियां। उपज प्राप्त नहीं होगी जितनी सिंचाई से प्राप्त होने वाली। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं कि फसल कौन कौन सी। अब यानी कि इस समय में अपन कौन कौन सी फसल बोते हैं तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फसल हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपके जवार, जवार के अलावा दूसरी फसल हो जाएगी आपके साथ का बाजरा, बाजरा के अलावा दूसरी फसल हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों का मूंगफली, मूंगफली के अलावा एक और हो जाएगी साथियों का कपास। जवार हो गई, बाजरा हो गई, मूंगफली हो गई, कपास हो गया। इसके अलावा ये हो जाएगा साथियों गन्ना, गन्ना के अलावा यहाँ पर हो जाएगा साथियों का प्रथम बाग परियोजना। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप विशेष ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम बाग परियोजना तो नंबर 1 पे यानी कि भारत की पहली बाग परियोजना कौन सी होगी प्यारे विद्यार्थियों? तो उसका नाम है आपका जिम कार्बेट। जिम कार्बेट जो है ये भारत की प्रथम बाग परियोजना कौन से राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। जिम कार्बेट भारत की प्रथम बाग परियोजना, विशेष याद रखिए साथियों, जिम कार्बेट भारत की प्रथम बाग परियोजना। इस बाघ परियोजना का पहले नाम अलग था, अपन जानेंगे इसका नाम अलग। पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कार्बेट ही है, जिसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, 1935 में बना था। और यही है भारत की प्रथम, यानी कुल मिला के ये है कि जिस प्रकार से अपन कहते हैं ना राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर, ठीक उसी प्रकार भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान प्रथम बाघ परियोजना में जिम कार्बेट आएगा। और नंबर 2 पे अगर अपन बात करें तो नंबर 2 पे कौन सा आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो उसका नाम आ जाएगा सबका रणथंभौर, यानी कि दूसरे नंबर पे आ जाएगा रणथंभौर, जो कौन से राज्य में? सबका राजस्थान। और नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो नंबर 3 पे आ जाएगा आपका सुंदरवन, यानी कि सुंदरवन बाघ परियोजना। एक सेकेंड, सुंदरवन। और सुंदरवन जो है ये कौन से राज्य में हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा सब आपके पश्चिमी बंगाल। इनके वर्ष भी मैं लिख देता हूं, यहां पर वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा आपका 1973 जयपुर। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर ये जो जिला आ रहा, इस जिले का नाम अजमेर। ठीक, अजमेर के बाद यहां पर ये जो जिला है इस जिले का नाम है भीलवाड़ा। ठीक है, और फिर यहां पर ये जो जिला आ रहा इस जिले का नाम है चित्तौड़। और ये जो जिला है इस जिले का नाम है उदयपुर। उदयपुर। और फिर यहां पर ये जो जिला आ रहा इस जिले का नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर। तो देखो ये एनएच जो है राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजर रहा? तो जिले हो गए 7। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। अब ये जिले कितने हो रहे हैं? 7। लेकिन 7 जो जिले हैं वो कौन कौन से संभागों से गुजरे? तो देखो जयपुर जो है ना, ये जयपुर एक संभाग मुख्यालय है। ठीक दोस्तों, फिर उसी के साथ अजमेर ये भी एक संभाग मुख्यालय है। फिर उसके बाद में उदयपुर ये भी एक संभाग मुख्यालय है। तो ये 7 जिलों में से 3 तो संभाग मुख्यालय हो गए। यानी कि देखो अलवर और जयपुर ये दोनों जो है ये जयपुर संभाग के। फिर अजमेर और भीलवाड़ा ये अजमेर संभाग में हो जाएंगे। और फिर चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर ये जो 3 जिला आ रहे हैं ये कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में। तो मैं इनको भी लिखवा देता हूं आपको। यानी कि यह जो एनएच है राजस्थान में कितने संभाग के? 3 संभाग के। जिले कितने हो रहे हैं? 7। तो इनमें आप कैसे लिखो? देखो सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं संभाग की। संभाग
और सामने लिख देते हैं जिले। जिले। अब देखो संभाग में नंबर 1 पे कौन सा संभाग आया, तो नंबर 1 पे संभाग आ रहा जयपुर। ठीक दोस्तों, अब जयपुर संभाग में जिले, पहला जिला कौन सा रहा, तो जयपुर संभाग में जिला आ रहा अलवर, और अलवर के बाद में दूसरा जिला कौन सा रहा, तो दूसरा जिला आ रहा जयपुर। खुद वो संभाग जिला भी तो रहेगा। फिर दूसरा जो संभाग आ रहा, वो दूसरा संभाग कौन सा रहा, अजमेर। ठीक दोस्तों, और अजमेर में जिले जो कौन कौन से आ रहे हैं, तो अजमेर में जिला आ रहा है एक तो अजमेर, अजमेर के बाद में जिला आ रहा भीलवाड़ा। ठीक दोस्तों, और फिर तीसरे नंबर का जो संभाग है वो संभाग कौन सा, तो उदयपुर। और यहां पर जिला जो होगा उदयपुर संभाग का, तो पहला जिला कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़। फिर जिला कौन सा होगा, उदयपुर। और फिर जिला कौन सा होगा, तो डूंगरपुर। डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 3 संभाग और उनके जिले कितने, 7, यानी संभागों की संख्या कितनी हो गई, 3, और जिलों की संख्या कितनी हो गई, 7, यानी कि NH48 राजस्थान में 3 संभाग के 7 जिलों से गुजरता। यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अपन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH48 है। NH48 जो है वो कहां से कहां तक है, तो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। और ये राजस्थान में कितने संभागों के कितने जिले, तो 3 संभाग के 7 जिले। अब देखो दोस्तों, ये जो 3 संभाग के जो 7 जिले जो आ रहे हैं ना, तो वो उसमें क्या होगा कि अलवर यहां पर जिला मुख्यालय दूर है। ठीक है, साथ ही साथ जयपुर, जयपुर में जिला मुख्यालय है। अजमेर ये भी एक जिला मुख्यालय से गुजर रहा, भीलवाड़ा इसके भी जिला मुख्यालय से गुजर रहा, चित्तौड़ के भी जिला मुख्यालय से, उदयपुर के भी जिला मुख्यालय से, यानी कि 7 जिलों में से केवल डूंगरपुर और अलवर इनके जिला मुख्यालय को नहीं जोड़ा, बाकी हर जिले के एक जिला मुख्यालय से होकर गुजर रहा। तो आपसे पूछे कि 3 संभाग, तो तीनों संभाग मुख्यालय से होकर गुजर रहा। भाई ऐसा तो है नहीं कि संभाग मुख्यालय से नहीं गुजर रहा। और जिले, तो जिले में केवल 2 नहीं आएंगे, यानी कि जयपुर, उसके बाद अजमेर, उसके बाद भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़, उदयपुर, और यानी कि कितने जिला मुख्यालय, देखो जिलों की संख्या पूछे तो कितनी, 7, जिला मुख्यालय पूछे तो कितने होंगे, 5। और इधर कितने संभाग के जिलों से गुजरता, तो 3, कितने संभाग मुख्यालयों से गुजरता, तो भी 3, क्योंकि 3 संभाग है और तीनों संभाग मुख्यालय से होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। देखो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग अपने राजस्थान में चाहे जिलों की संख्या कितनी आ रही है, 7, लेकिन 7 जिला मुख्यालय से नहीं आ रहा, उसमें अलवर जिला मुख्यालय थोड़ा दूर है। और सर्वाधिक सीसा जस्ते का उत्पादन चीन, और नंबर 2 पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। जबकि अगर अपन बात करें कि भारत में, यानी कि भारत में सबसे अधिक सीसा जस्ते का उत्पादन कहां पर, तो भारत में सबसे अधिक सीसा जस्ते के उत्पादन सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा कि साहब का राजस्थान। यानी कि भारत में सबसे अधिक सीसा जस्ते का उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान के बाद में नंबर 2 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नंबर 2 पे अपन बात करेंगे साहब का आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत में सबसे अधिक सीसा जस्ता कहां पर है, तो नंबर 1 पे तो हो जाएगा साहब का राजस्थान, और नंबर 2 पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर 2 पे हो जाएगा साहब का आंध्र प्रदेश। यानी देखो विश्व में सबसे अधिक कहां पर, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में सर्वाधिक कहां पर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखें राजस्थान का जो दोस्तों का, राजस्थान का क्या आता है इसमें कि सीसा जस्ता उत्पादन राजस्थान का एकाधिकार आता है। ठीक है, एकाधिकार का मतलब ये होता है दोस्तों कि 80% से भी अधिक, यानी एकाधिकार किसी खनिज में अपन ने लिखा तो समझ जाना कि 80% से भी अधिक होता है। यानी कि प्रथम स्थान तो कहीं पर भी हो सकता है, 10 में भी प्रथम स्थान आ सकता है, लेकिन एकाधिकार कब कहेंगे, जब वो खनिज 80% से अधिक अपने राजस्थान पे हो। तो ध्यान रखें सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ते का उत्पादन कहां पर हो रहा दोस्तों, तो राजस्थान में जो सबसे अधिक सीसा जस्ता होता है, राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ते का उत्पन्न होता है साहब का उदयपुर। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक सीसा जस्ता कहां पर होता है, तो उदयपुर में। लेकिन अब यहां पर अलग अलग, यानी एग्जाम में आपको इस प्रकार से पूछे कि सीसा कहां पर है, तो राजसमंद, और जस्ता कहां पर है, तो भीलवाड़ा। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि जस्ते का सब क्यूराइल, इसे क्या कहेंगे, क्यूराइल की ठंडी
जल धारा। क्या कहेंगे साथियों इसे? क्यूराइल की ठंडी जल। समझना, उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय गर्म जलधारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव से आगे की ओर बढ़ती है और एशिया के दक्षिण पूर्वी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उत्तर की ओर मुड़कर जापान तट पर पहुंचती है। इसी के अग्रभाग को जापान तट पर क्या कहेंगे? क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा। क्यूरोशिवो का अग्रभाग कह दे या क्यूरोशिवो का ही उपनाम कह दो तो सुषमा की गर्म जलधारा होती है। और देखिए क्यूराइल की ठंडी जलधारा यानी उत्तर से दक्षिण की ओर या ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ध्रुवीय पवनों के प्रभाव से जब जल नीचे की ओर आता है तो जापान तट पर यह क्यूरोशिवो से मिल जाता है। जापान तट पर क्यूरोशिवो से मिल जाता है। अब साथियों मैं ये कह रहा हूं कि कल भी मैंने ये बताया था आप लोगों को, मेरे इस नेक्स्ट पार्ट में भी मैंने इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जब दोनों धाराएं, जब एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा अर्थात दो विपरीत स्वभाव वाली धाराएं आपस में मिलती है तो चारों तरफ क्या होता है? कोहरा छा जाता है, अंधकारमय वातावरण हो जाता है। इसी अंधकारमय वातावरण के कारण से, इसी अंधकारमय वातावरण के कारण से यहां इन दोनों धाराओं के मिलन को क्या कहते हैं जापान में? काली धारा। क्या कहेंगे साथियों? काली धारा। अब देखिए मैंने क्या कहा था? क्यूराइल का एक उपनाम और है। क्यूराइल का एक और उपनाम है। अब कौन सा उपनाम है क्यूराइल का? अभी बताया था मैंने आपको, ओयोशिवो की धारा। क्या कहेंगे इसे? ओयोशिवो की धारा। यानी क्यूराइल का एक उपनाम है, क्यूराइल का एक उपनाम है जिसे कहते हैं ओयोशिवो। ओयोशिवो की ठंडी जल धारा। साथियों से कहेंगे ओयोशिवो की ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा। देखिए उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय, साथियों गल्फ स्ट्रीम की धारा यानी उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, मैक्सिको की गर्म जलधारा, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, एंटिलीज की गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे कहेंगे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा। क्या कहेंगे साथियों इसे? इसे कहेंगे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा। यानी मान लो ये इसे हमने क्या कह दिया? स्टॉक। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हो जाता है कहां? आंतरिक भाग में। ठीक है। लावे अथवा मेघमा का जमाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज रूप में, आड़े रूप में, लाइन के रूप में हो जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? सील कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? सील। डाइक कहेंगे। मान लीजिए ये बन गई आपकी, ये आपके लंबवत आकृति है, ये क्या कहलाएगी? डाइक। सूर्य मान लीजिए, मैं मानने की दृष्टि से बता रहा हूं क्योंकि सूर्य बहुत काम आएगा, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि तापमान, तापमान और तापमान। मैं बार बार कह रहा हूं तापमान, तापमान और तापमान। अब देखिए ये सूर्य है, मेरी बात को समझना साथियों। सूर्य यानी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ी।
कई बार प्रश्न आ चुका है, चाहे वो रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट का हो या नेट और सेट। बिल्कुल स्वाति जी, डोल ड्रम, डोल ड्रम, डोल ड्रम। डोल ड्रम को हिंदी में बोलते हैं शांत पेटी। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, समझ लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोलड्रम का विस्तार कहां से कहां तक का है। डोलड्रम का जो विस्तार है, श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डोलड्रम का विस्तार कहां से कहां तक है, यानी 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। बिल्कुल ये क्षेत्रों में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कई बार प्रश्न आ चुके हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है साथियों। फिर आता है विली विलीज, विली विलीज। मुझे आज भी याद है साथियों, यह प्रश्न आया था 2003 RAS में, क्योंकि ये एग्जाम मैंने भी दिया था साथियों, तो याद अच्छे से। ये एग्जाम्स मैंने भी दिया था, ठीक है। 2003 RAS के अंदर भूगोल के पेपर के अंतर्गत आया था ये। विली विलीज जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उनकी उत्पत्ति कहां होती है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। झील का जो निर्माण हो रहा है वह विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा हो रहा है। जब लावा तापमान, दबाव, संपीड़न और संकुचन की क्रिया से एक नलिका के माध्यम से बाहर की ओर आने की चेष्टा करता है, और जहां भी कमजोर चट्टानें या कोमल चट्टानें मिलती है, उसको तोड़कर जब वह बाहर आता है तो क्या बनता है? एक किपनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है, और वही किपनुमा इस आकृति क्रेटर कहलाता है। और वर्षा काल में जब इस क्रेटर में पानी भर जाता है तो साथियों क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? क्रेटर झील कहलाती है। भारत में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक बुल्डाना जिला है, उसकी एक लोनार झील है, जो आपका सबसे इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक साथियों, क्रेटर का बड़ा रूप। अब अक्षांश इंटू 30 मिनट देशांतर, या ये कह दूं आधा डिग्री, आधा डिग्री सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन। स्वेज नहर, स्वेज नहर क्या कहते थे? भूमध्य, स्वेज नहर भूमध्य सागर को, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जो है साथियों, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती। अब कैसे? विश्व के महाद्वीपों का जनघनत्व, विश्व के महाद्वीपों का जनघनत्व क्रमशः या अवरोही, क्रमशः या अवरोही क्रम, क्रमशः या अवरोही क्रम में सकते। तो देखिए सबसे पहले मैं बात नंबर 1 पर एशिया। अब देखिए एशिया का कितना जनघनत्व है साथियों? 135 व्यक्ति, 135 ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका साथियों? एशिया का। नंबर 2 पे आएगा साथियों आपका, नंबर 2 पता है यूरोप। यूरोप 108 व्यक्ति, 108 व्यक्ति प्रति वर्ग
नंबर 3 पे आएगा साथियों अफ्रीका, 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर साथियों नंबर 4 पे आएगा आपका उत्तरी अमेरिका, 22 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 22 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों। फिर आएगा दक्षिण अमेरिका, 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और छठा मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सेकंड ग्रेड 2012 या 13 के अंदर पूछा गया प्रश्न। यदि 0 डिग्री देशांतर पर, यदि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, उसी समय दिल्ली में क्या समय होगा? मतलब अगर 0 डिग्री पर ही दोपहर के 12 बज रहे हैं तो आपके वहां पर भी 12 बज जाएंगे क्या दिल्ली में? सोनू जी ऐसे कैसे कर रहे हैं? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कुछ भी कह दे। क्लियर? इस 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बजे हैं। अब ये आपके देखिए दिल्ली कहां पर है? भारत में है। और भारत कहां पर है? नहीं, 5.5 घंटे आगे है, इसलिए तो समझ में आ गया मुझे। आप लोग क्योंकि अपने सेट पैटर्न पढ़ रखा है कि 5.5 घंटे आगे है कैसे, उसको कैलकुलेशन निकालो। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई उसको जोड़ देंगे हम, 5.5 घंटों को जोड़ दें। लेकिन जब तक वो अगर पिछला पढ़ाया हुआ समझ में, तो इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 0 डिग्री दोपहर पर 12 बजे साथियों, तो दिल्ली कहां है? भारत में। भारत का है पूर्वी देशांतर में। भारत किस क्षेत्र में? पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। तो दिल्ली कहां है? भारत में। भारत का है पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में, और पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में भारत का एक ही मानक समय है। ठीक है, भारत का एक ही मानक समय कौन सा है? 82.5 डिग्री। अभी कहा कि भारत का एक प्रधान मानक मान लिया, जिसको पूरे देश का समय मान लिया। तो भारत का प्रधान कौन सा है साथियों? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर, मिर्जापुर के पास नैनी, नैनी में किस पर है? 82.5 डिग्री पर। तो ये मैं कर दूं साथियों 82 डिग्री और 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट का है। आप उसको मत जोड़ो, छोड़ो। ये तो ठीक है, याद है तो अच्छी बात है। 5.5 घंटे लगे है कैसे? यानी हम बात करते हैं 0 डिग्री दोपहर 12 बजे हैं, तो 82 डिग्री 30 मिनट भारत में क्या समय होगा? अब देखिए दोनों, अच्छा अब 82.5 डिग्री और 0 डिग्री में डिफरेंस कितना है? तो ऑब्वियसली 82 डिग्री और 30 मिनट का ही डिफरेंस होगा, डिफरेंस भी। तो आप वापस कर दीजिए 82 इंटू 4, 30 इंटू 4, 82 इंटू 4 कितने हुए साथियों?
328 मिनट, 328 मिनट हो गए। 30 इंटू 4 120 मिनट सेकंड, सॉरी 328 मिनट और 120 सेकंड। क्लियर? इसको करें घंटे में कन्वर्ट और इसको करो मिनट में कन्वर्ट सेकंड को। तो घंटे में कन्वर्ट करना है 328 डिवाइड बाय 60, तो कितने बार गया? 5, बचा कितना? 28, यानी 5 घंटे और 28 मिनट। अब 120 है, 120 सेकंड को वापस में कर दो आप मिनट में कन्वर्ट, 2 बार 120, यानी इस 2 को इसमें जोड़ दो, इस 2 को इसमें जोड़ दो वापस। तो कितना अंतर आ गया साथियों? 5 घंटे और ये 28 मिनट था, इसमें 2 जोड़ दिया तो 5 घंटे और 30 मिनट। पशुचार, पशुचार। अब पशुचार प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही है। लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए पशुओं का पालन करते थे, पशु को चराने का कार्य करते थे। वह एक आज भी कई ऐसी जातियां हैं जो पशुचारण करती है। हम इसकी बात करें, क्या है ये? सबसे बड़ी बात, विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। क्या है साथियों? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगर